आज अपन क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं आरटीपी जनवरी 2025। जो एग्जाम आपके जनवरी 2025 में होने जा रहे हैं उनके लिए से इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी आपके लॉन्च की गई है, आज उसके क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, जनवरी 2025 के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये जनवरी 25 के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज कॉल भी आता है कि सर इसके लिए हमारा फाइनेंस एक्ट कौन सा रहेगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपका फाइनेंस एक्ट 2023 ही एप्लीकेबल होगा। इंस्टीट्यूट ने साफ बता रखा है कि जो आपकी सारी कैलकुलेशन आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है, वो फाइनेंस एक्ट 2023, फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ ही आपको से सॉल्व करना है पेपर को, तो उसी को लेना है। लेकिन जो आपके सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर आए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर हैं इश्यू अप टू 30 जून 2024 के इस पे एप्लीकेबल होंगे। 30 जून 2024 तक जो भी आपके सर्कुलर और नोटिफिकेशन इसके लिए इश्यू हुए हैं वो इस एग्जाम पे एप्लीकेबल होंगे। बाकी का सिंपल है, जनवरी 2025 एग्जाम के लिए ये चीज आपके बता रहा है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ हमें कैलकुलेशन करनी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि साहब फाइनेंस एक्ट 2024 आ गया तो उसके प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ जो आपके बुक दी गई है उसी को आपको करना है। लेकिन इसके अंदर जो आपके सर्कुलर और नोटिफिकेशन 30 जून 2024 तक इश्यू गए हैं वो आपको कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन करना है फॉर द जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। अब अपन बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये आपके फर्स्ट केस सिनेरियो अपन बात करते हैं। सागर एलएलपी, देखो एलएलपी फॉर्म हो गई, 30% टैक्स रेट होता है। एक दो क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करा रहे थे। एन एलएलपी यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज में है, तो आपका माइंड फॉल करना चाहिए 10AA के मैंने आपके डिडक्शंस कराए थे, तो 10AA के बेनिफिट को आपको इसमें फोकस करना है। इन द फाइनेंशियल ईयर 18 एंड 19 में सेटअप हुआ, क्लियर है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल द यूनिट fulfill all the condition under section 10AA of Income Tax Act 1961. The detail of this unit of the financial year 23-24 are given. Profit of the unit located in say 58 lakh, profit दे रखा है, क्लियर है। Export sales, this is export sales of above unit यानी सेज का ही आपको बता रहा है, और ये अमाउंट रिसीव होना चाहिए रिसीव्ड इन इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 जून 2024, यानी 6 मंथ के अंदर या आरबीआई के द्वारा एक्सटेंड किए गए टाइमिंग में वो पैसा हमें मिल जाता है, तो एलिजिबल है यहां पर डिडक्शंस के लिए। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अबव यूनिट यानी टोटल सेल्स के लिए तो अपन को ये दोनों जोड़ के देखना होगा, टोटल सेल्स के लिए तो दोनों को जोड़ना होगा। तो एक्सपोर्ट सेल्स हो गई 1 करोड़ और टोटल सेल्स अपन बन जाएंगी, तो टोटल सेल्स देखें तो कितना हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट सेल्स 1 करोड़ एंड डोमेस्टिक सेल्स of the above unit 60 lakhs. तो स्टूडेंट 1 करोड़ 60 lakhs ये आपके देगी, दिस आर टोटल सेल्स जो हमें डिवाइड करने के लिए लेना होगा। यूनिट एस्टैब्लिश्ड हुई है 1819 में, तो अपन काउंट करें 1819, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23, फिर उसके बाद ये तो हो गया 24, 25, 6 ईयर, तो मुझे 50% ही मिलेगा यहां पर डिडक्शंस, आपको पता है। तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का ही डिडक्शन आपको मिल पाएगा।
सागर LLP हैज 3 पार्टनर। कितने पार्टनर हैं स्टूडेंट? 3 पार्टनर्स, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड गणेश। राम एंड श्याम आर वर्किंग पार्टनर। देखो मैंने आपको बताया था केवल वर्किंग पार्टनर का ही रेम्युनेशन आपके अलाउड होता है, केवल वर्किंग पार्टनर को जो रेम्युनेशन देते हैं वही अलाउड होता है। स्लीपिंग पार्टनर है तो सोता है तो खोता है, तो स्लीपिंग पार्टनर है गणेश। मैंने कहा नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो नॉन वर्किंग पार्टनर है तो जो पार्टनर सोता है वो खोता है, आपको पता है, जो भी पार्टनर सोएगा वो खोएगा, तो उसको हमें यहां हटाना होगा। तो जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल द 3 पार्टनर आर रिसीविंग द रेम्युनेशन 1 lakh per month from LLP, which is already debited to the profit and loss account. Profit and loss account of the LLP, which is already debited the profit and loss account of the LLP. यानी वो ऑलरेडी डेबिट हो रहा है किसके अंदर? आपके LLP के प्रॉफिट। डेबिटेड विच इज ऑलरेडी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो देखो पार्टनर रेम्युनेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगा और इसने पूरा वर्किंग पार्टनर डेबिट कर रखा है, एड बैक करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर 1 lakh पर मंथ फ्रॉम LLP विच इज ऑलरेडी डेबिटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना पार्टनर रेम्युनेशन मिलेगा वो देखना होगा। तो स्टूडेंट हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिस्टर गणेश फ्रॉम एम्प्लॉय in XYZ Limited, 30th of September 2023, having a salary rupees 80,000 per month। सैलरी कितना है उसको? गणेश की सैलरी है, मिस्टर गणेश एम्प्लॉयड है XYZ Limited, सैलरी मिल रहा है 80,000 per month। He resigned, then decided to start his own business। He set up a warehousing facility in Pune, warehousing facility पुणे में, for storage of agriculture produce, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। लेकिन शिफ्ट आउट करेगा तो ही मिलेगा, ओल्ड स्कीम में मिलेगा। जब वो शिफ्ट आउट करेगा तभी मिलेगा। फुलफिल द कंडीशन क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउसिंग अमाउंट 90 lakhs, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 30 lakh। तो 90 लाख टोटल है, उसमें आपके कॉस्ट ऑफ लैंड को कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है, हटा दीजिएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए लेस कॉस्ट ऑफ लैंड 30 लाख, 60 लाख आपके आ गया एलिजिबल। Incurred during the 23-24, warehousing become operational with effect from 1st of December 2023. The profit from the operation of warehousing facility before considering the deduction 35 AD during the 23-24 is 1 crore 10 lakhs। और उसका प्रॉफिट कितना रहा है? बिफोर कंसिडरिंग ऑपरेशनल warehousing facility, before considering the deduction under section 35 AD during the financial 23-24, 1 crore 10 lakh। He pay lump sum premium 90,000 toward health insurance for the self and his wife, 43 years, 36 month, on 1st of October 2023 by account pay check। ठीक है, अकाउंट पे अदर देन कैश होना चाहिए। He also contribute 150 PPF टर्म, तो यानी ATC के लिए एलिजिबल। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके कवर हो जाएगा सेक्शन 80D। लेकिन 1 अक्टूबर से इसने 36 मंथ के लिए दिया गया, लेकिन इसे 4 फाइनेंशियल फॉल कर रहे हैं, 4 फाइनेंशियल फॉल कर रहे हैं, तो ये 90,000 फॉर 3 years, लेकिन फाइनेंशियल 4 आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4 करना होगा। 4 फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे। तो 4 फाइनेंशियल ईयर फॉल कर रहे हैं, तो जो आपका आएगा प्रोपोर्शनेट करने से वो अपन देख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रेम्युनेशन अलाउड एज ए डिडक्शन। देखो रेम्युनेशन कितना अलाउड होगा, सेक्शन 40
बी में वो भी अपन देखेंगे। और उसके साथ साथ अपन यहां पर देखें कि यहां पर इसने कहा अलाउड एज ए डिडक्शन, कितना डिडक्शन के लिए परमिटेबल होगा 40B में, 24, 25 अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट मेरा यहां पर कितना अमाउंट कैलकुलेशन किया जाएगा, तो किस तरह से लेके चलेंगे अपन बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं। रेमुनरेशन किस तरह से दिया जाएगा, तो अपन यहां पर एलएलपी की बात कर रहे हैं। तो एलएलपी में प्रॉफिट आ रहा है, यहां पर आप देखो 58 लाख प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट आपके कैसा आ रहा है, इसने कहा कि डेबिट कर रखा है इसमें 3 पार्टनर्स का रेमुनरेशन 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो मैं कैलकुलेशन करूं इसमें नेट प्रॉफिट किसका, एलएलपी का 58 लाख ऐड करो डिसअलाउड आइटम। अभी पार्टनर रेमुनरेशन हमें पता नहीं है, पार्टनर रेमुनरेशन जो डेबिट करने के बाद आ रहा है 1 लाख पर मंथ, 12 मंथ 3 पार्टनर। तो स्टूडेंट हो जाएगा 1 लाख पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 लाख। प्लस 58 लाख 94 lakhs। क्लियर है, ये हो गया बुक प्रॉफिट, दिस इज द कॉलम बुक प्रॉफिट। अब उसमें पार्टनर रेमुनरेशन अलाउड करें अपन, बी स्टेप 1 अप टू 3 lakhs बुक प्रॉफिट। तो 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट $1,50,000। तो स्टूडेंट अपन बात करें 3 lakhs का $270 और मिनिमम ₹150। तो विच हायर ये रहेगा, ये भी लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विच एवर इज हायर 270। स्टेप 2 अबाउ ₹3 लाख बुक प्रॉफिट। तो 60% किसका हो जाएगा, बचे हुए का। $54,60,000। टोटल हो गया स्टूडेंट मैक्सिमम अंडर सेक्शन 40B। यदि वो पूछता है मैक्सिमम पार्टनर रेमुनरेशन कितना होगा, यदि कई बार क्वेश्चन पूछा था ना कि मैक्सिमम पार्टनर रेमुनरेशन कितना परमिटेबल होगा, दिस वन प्लस 270 57,30,000 आप दे सकते हो।
लेकिन इन्होंने एक्चुअल में वर्किंग पार्टनर को कितना दिया है? एक्चुअल अलाउड हुआ दिस वन, स्टेप 2, एक्चुअल पार्टनर रेम्युनरेशन। इसके लिए देखना है वर्किंग पार्टनर के लिए। दो ही हैं, 2 पार्टनर, 12 months 24 lakhs और मैक्सिमम अंडर सेक्शन 40B। तो वो ये पूछ सकता है मैक्सिमम पार्टनर रेम्युनरेशन कितना होगा, तो वो ये आ जाएगा 57 लाख 30,000। नाउ विच इज लोअर, throw 24 lakh your answer। और यहां इसको लेस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल आ जाएगा राम। एक और चीज हो गई 40B, टैक्सेबल नेट प्रॉफिट। $70 lakhs। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, तो इससे ये पूछा है कि रेम्युनरेशन अलाउड, और ये पूछा था मैक्सिमम पार्टनर रेम्युनरेशन कितना होगा, तो दिस वन मैक्सिमम पार्टनर रेम्युनरेशन। लेकिन डिडक्शन के लिए पूछा है तो डिडक्शन तो 24 लाख की ही मिलेगी, जितना आपने एक्चुअल में वर्किंग पार्टनर को दे रखा है उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती, उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती। आगे देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA? डिडक्शन आपको पढ़ा रखा है 10AA टू सागर LLP अंडर सेक्शन 35AD। ठीक है, अंडर सेक्शन 35AD टू मिस्टर गणेश while the computation income under the regular provision of income tax act 1961। तो सागर LLP को डिडक्शन भी कितना मिलेगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर डिडक्शन के लिए एलिजिबल कितना होगा, और गणेश वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन। ठीक है, अपन देखते हैं यहां पर 10AA की कैलकुलेशन करें, 35 की कैलकुलेशन करने की। डिडक्शन 6th ईयर टू 10th ईयर में कवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ सेज। ठीक है, तो यहां अपन बात करें एक्सपोर्ट टर्नओवर 1 करोड़, टोटल टर्नओवर 1,60,00,000। प्रॉफिट ऑन सेज, सेज का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट ऑन सेज कितना रहा इस केस में अपन बात करें। देखो ये 58 लाख इसमें बता रहा है,
प्रॉफिट ऑन लोकेटेड इन सेज 58 lakhs, डिटेल ये आपने बताया गया, लेकिन इसमें से पार्टनर एडमिशन को हटा रखा है, तो जो परमिटेबल होगा उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो LLP has 3 partner, this one, or non-working partner, all the 3 partners receiving remuneration 1 lakh per annum already debit profit and loss account of the LLP। तो LLP का जो प्रॉफिट बनेगा ना, तो उसमें से घटा रखा है। तो स्टूडेंट LLP का कितना बना ये आपको देखना होगा। तो LLP का जो प्रॉफिट बना वो बना 70 lakhs, ये रहा टैक्सेबल नेट प्रॉफिट, दिस वन 70 lakhs। जो मैंने आपको कहा ना काम आएगा अपने, तो यहां काम हो जाएगा। 70 लाख का 58 नहीं है, 70 लाख। और ये 50% ही मिलेगा क्योंकि 5 साल के बाद है, 50 है। तो डिडक्शन के लिए एलिजिबल कितना हो गया, डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 50%, दिस वन 28 lakh, 21 lakh 87,500। तो ये तो एक तो आ गया। दूसरा सेक्शन 35AD का डिडक्शन पूछना है, 100% ऑफ capital expenditure but exclude cost of land। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 90 lakhs, less cost of land, $60 lakh इसमें क्या, एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका 100%, 60 lakhs। तो आंसर ये है बी, 21.875 lakhs ये दिस वन, और 60 लाख रेस्पेक्टिव, क्योंकि उसने दोनों का डिडक्शन पूछा। तो आपको 35AD के अंदर 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूड ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, क्लियर है आई थिंक। अब आते हैं व्हाट इज द टोटल इनकम, किसकी बात कर रहे हैं अपन अगले, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो गणेश की इनकम निकालनी, गणेश की, केवल गणेश की इनकम निकालनी है, और वो भी रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ओल्ड प्रोविजन नहीं, रेगुलर प्रोविजन। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम, तो क्या बोलेंगे टैक्स। तो गणेश के लिए अपन बात करें स्टूडेंट, एक तो पीजीपी से इनकम आ रही है, वेयर हाउसिंग से कितनी आ रही है, 1 करोड़ 10 lakhs, 1 करोड़ 10 lakhs गणेश के लिए है, ये मिस्टर गणेश के लिए है। और सैलरी से इनकम आ रही है, अप्रैल से लेकर सितंबर, उसके बाद इसने रिजाइन कर दिया। 80,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ कितना हुआ, 48,000, 4,80,000।
उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दो। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटाएं 75, भाई आपका फाइनेंस एक्ट 2023 लग रहा है, तो जो मैंने पढ़ाया वैसे ही करना है, 50,000 ही लेस होगा, उसमें से 50,000 ही लेस करना है अंडर सेक्शन 16(1)(a). 50,000 लेस करने के बाद क्या, 4,30,000। इसमें से पहले डिडक्शन भी तो देनी है, हाँ सॉरी, इसमें से पहले वो डिडक्शन भी दे लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो दी नहीं ना अपने। इस सैलरी को थोड़ा नीचे जगह दे देता हूं, इसमें से ये लेस करना पड़ेगा अपन को, वेयर हाउस की इनकम में से लेस डिडक्शन, जो अभी आपके सामने कैलकुलेट हुई 35 AD, कितना हो गया 60 लाख। अभी कैलकुलेट करा था 100%। डिडक्शन देने के बाद आपकी पीजीपी की इनकम आ जाएगी 1,10,00,000 माइनस 50 लाख, 60 लाख, तो 50 लाख आपके पीजीपी की इनकम है। सैलरी से इनकम आ गई, जो कि 1 अप्रैल से लेट आउट, 1 अप्रैल से जॉब कर रहा है, लेकिन 30 सितंबर तक ही कर रहा है, तो ₹80,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। मैंने बता रखा है ना, सैलरी क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन वो ज्यादा टफ नहीं आते, वो एडजस्टमेंट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है सैलरी के, बस इसमें से डिडक्शन आपको पता है। और ये डिडक्शन का आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो डिडक्शन दे रहे हो वो आपके लिए तो 50,000 है, 75,000 फाइनेंस एक्ट 2024 में चेंज हुए हैं। तो काफी बच्चों के मेरे पास कॉल आता है, सर 50,000 ले 75,000 ले, बेटा आपको 50,000 ही लेना है, आपको 50,000 ही लेना है, लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) 50,000 का मिलेगा, तो ये क्या 4,30,000, तो ये आपकी जीटीए हो गई 54,30,000। अब इसमें से मुझे डिडक्शन देनी है, ओल्ड स्कीम में डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो भैया एक तो 80C में 1.5 लाख रुपए जमा कराया है इसने, देखो पीपीएफ में 150 जमा करा है और 90,000 3 सालों के लिए पेमेंट किया, लेकिन 1 अक्टूबर को किया, तो इसमें 4 फाइनेंशियल ईयर फॉल कर रहे हैं, तो आपके जगह 90,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 22,000 आ जाएगा इसमें 500, तो यही मिलेगा इसमें। एटीसी पीपीएफ 1.5 लाख, और एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इसने दिया है 90,000 डिवाइड बाय 4 फाइनेंशियल ईयर फॉल कर रहे हैं 22,500। $1,72,500। तो स्टूडेंट आपका कितना अमाउंट आ गया टोटल इनकम गणेश की ओल्ड स्कीम में? $52,57,500। Correct. This one your answer. Simple. What is the tax liability? तो ये आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अब देखोगे करोगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। Now next, what is the tax liability rounded of Ganesh under the default tax regime? गणेश की पूछ रहा है फिर ये
बिफोर टैक्स रिसीव अंडर स्केल 115 BAC, यानी न्यू टैक्स सिस्टम से कैलकुलेट करना है। नोट 5 BAC। अब इस केस में अपन बात करते हैं, जो आ रही है उसमें एडजस्टमेंट कर लो। टोटल इनकम आ रही थी आपकी, या जीटीआई ले लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि डिडक्शन तो मिलेगी नहीं ये वाली। जीटीआई ले लेता हूं, कितनी आ रही थी आपकी 54,30,000। एड बैक कर दो, डिसअलाउड। पहले केस के अंदर तो गणेश को जो 35 AD में लाइन नहीं मिलेगा, $60 लाख, तो भैया ये नहीं मिलेगा तो डेप्रेशन तो मिलेगा 54,30,000। $14,30,000, तो डेप्रेशन तो दो अंडर सेक्शन 32। अब पुट टू यूज लेस देन 180 डेज चाहिए, $180, तो हाफ लगाओ 60 लाख का। वेयर हाउस है 10%, लेकिन उसका हाफ 10% है वेयर हाउस लैंड बिल्डिंग पे, $3 लाख। आप प्रिडिक्शंस के लिए आ जाएगी। $1,11,30,000, ये टोटल इनकम आ गई। टैक्स ऑन अबाव करें, टैक्स ऑन अबाव, तो आपको पता है पहले 15 लाख तक 1.5 लाख, उसके ऊपर 30%, 15 लाख हटा दो उसमें से, उसका 30%, दिस वन प्लस 1.5 लाख, $30,39,000। 1 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा 15%, सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा है तो एट द रेट ऑफ 15% लगा देता हूं, ये लो। $850, 34,94,850, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो लगेगा, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 139,794। क्लियर है स्टूडेंट्स? अपन सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं तो 34,644 टैक्स लायबिलिटी।
इसको स्टूडेंट राउंडेड ऑफ करूंगा। आपको पता है टैक्स लायबिलिटी को अपन राउंडेड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल 10 रुपीज, 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर जाऊं, तो 10 के मल्टीपल में मैं राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा, राइट से लिख देता हूं 36,34,640। तो मेरा आंसर मैं चेक करूं कितना रहेगा, दिस वन 36,34,640। क्लियर है क्या स्टूडेंट? ये भी क्लियर है। तो ये अप्रोक्स आंसर आ रहा है, तो देखो राउंड ऑफ करोगे तो इसमें आपके आ जाएगा। ये तो न्यू स्कीम से हो गया, ये आंसर आपका न्यू स्कीम से आ गया। अब इसी को अपन आगे और करें, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ of Ganesh if he has opt out default tax season 24-25। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो स्टूडेंट आपको यहां पर क्या करना होगा, सीधा सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, ऑप्ट आउट कर रहा है तो टैक्स कैलकुलेट करें अपन, तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, आपका टैक्स गणेश की अपन बात करते हैं, यहां पे इनकम आ रही थी एज पर द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट जब शिफ्ट आउट कर रहा था, ओल्ड टैक्सेस की बात हो रही है, रिसीव इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल इनकम आ रही है, अपन ने निकाली थी डिडक्शन के बाद, ये थी स्टूडेंट इनकम थी 52,57,500, 52,57,500 टैक्स ऑन अबाउ। तो इस पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड स्कीम में आपको पता है 10 लाख तक का टैक्स कितना बनता है, 1,12,500 नॉर्मल है, तो टैक्स कितना बनेगा, टैक्स ऑन अबाउट 1,12,500 प्लस 30% ऑन द एक्सेस इनकम, तो 52,57,500 माइनस 10 लाख। तो ये हो जाएगा टैक्स 13,89,750। एड सरचार्ज 10% ही लगेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है ना, 1 करोड़ से कम है 10%। 138,975 15,28,725। आपको इसमें सरचार्ज भी पे 4%, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन भी लगेगा 61,149। तो टैक्स लायबिलिटी 15,89,874, राउंड ऑफ कर सकते हो उसको, 15,89,874 ये आप ले लो। लेकिन आपको एक चीज मैंने बताई थी, जब यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 35 AD का बेनिफिट लिया है या 10AA या 80 IA से लेकर 80 RRB तक के डिडक्शन क्लेम किए हैं,
और आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो स्टूडेंट वहां पर आपको AMT भी लगा के चेक करना है। यदि आपने 35 AD का बेनिफिट लिया है तो आपको AMT भी यूज करना होगा। बताया था ना, 10 AA लिया है, 35 AD लिया है, तो यूज द AMT। तो अब हमें AMT से भी कैलकुलेशन करनी है, यूज द AMT। AMT के लिए आपकी जो टोटल इनकम आ रही है 52,57,500, इसमें जितने भी आपने टोटल इनकम में बेनिफिट लिए हैं सारे ऐड बैक कर दो, सारे ऐड बैक कर दो। कौन कौन से ऐड? डिडक्शन अंडर स्कैन 35 AD हमने लिया था 60 लाख का, सब ऐड कर दिया। 52,57,500 प्लस 60 लाख, 1,12,57 12,57,500 करेक्ट। लेस डिडक्शन डेप्रिसिएशन, उस पर कम से कम डेप्रिसिएशन तो मिलता, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा तो वेयर हाउस स्टार्टअप ही उसके बाद हुआ है, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, हाफ, T-Lex. This is the adjusted 1,15,57,500 बुक प्रॉफिट या एडजस्टेड टोटल इनकम बोलेंगे इसको, यहां पर क्या बोलेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसका हमें स्टूडेंट लेना होता है 18.5%, 18.5%। 21,38,138 एड सरचार्ज। अब फिर 1 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा 15%। 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो सरचार्ज लग गया 15%, या 1 करोड़ से ज्यादा है 15% लगा, तो उस पर 320,720 24,58,858 add 4% health and education services, 98,354। अपनी कैलकुलेशन में एक बार चेक करते हैं अपन इसको, कुछ ना कुछ रहा है। तो प्रोसेस सही है, ये अपन ने यहां गड़बड़ कर दी, देखो ये माइनस होगा, इधर लेस लिखा का, इधर अपने प्लस कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये चेंज हो जाएगा, लेस करके आएगा ना उस हिसाब से, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा, बाकी कोई चेंज नहीं, टोटलिंग का एरर हो गया, टोटलिंग 11257,500 माइनस
3 लाख। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 करोड़ 95,07,500। उसका 18.5% 2,027,138, उसके ऊपर 15% लगेगा, ये भी करे 304 071 प्लस 2,331,209। ठीक है, इसमें 4% लगा देते हैं 93248। 24 लाख 24,000 56 टैक्स लायबिलिटी। राउंडेड ऑफ नियरेस्ट मल्टीप्लाई 10 तो जगह 24 लाख 24,460। फ्रैट से लिख देता हूं 24 लाख 24,460। 24 lakh 24,460, दिस वन योर आंसर। तो देखो ये स्टूडेंट आपके बहुत इजी, आपके मैंने कहा ना आपने कर रखा है तो देखना होता है। तो हमें एमटी के अंदर जो आता है टैक्स दोनों में से ज्यादा वाला पे करना होता है, विच आवेज हायर आपको पे करना होता है। आप लिख सकते हो, ये प्रोविजन पूरा ही लिख लो। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ये आ रहा है 15,000 89,874 और एमटी वो आ रहा है 24,460 विच इज हायर। ये हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये बच्चे गलती ये कर देते हैं कि आपके वो इनकम टैक्स वाले ले लेते हैं। तो मैंने बताया था यदि आपके क्वेश्चन में आपने सेक्शन 35 AD 10 AA 80 IA से लेकर 80 RRB तक के बेनिफिट लेके हैं तो एमटी के प्रोविजन आपको उस पर एप्लीकेबल करनी होंगे, और एप्लीकेबल करने के बाद जो दोनों में से ज्यादा होगा वो आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। जो दोनों में से ज्यादा है वो हमें टैक्स का पेमेंट करना है। तो क्या पे करना है स्टूडेंट, ये पे करना है विच इज हायर 24,24,460 आपको टैक्स पे करना है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको अच्छे से करा दिया। तो ये आपका जो एमसीक्यू पार्ट था जो टैक्स के रिलेटेड वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसमें कोई भी मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, बहुत से सिंपल आपके प्रोविजन है। तो आपके आरटीपी का टैक्स वाला पार्ट मैंने करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जीएसटी का भी सर से आपका पूरा वीडियो बनाकर आपके सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।